CIET NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। सफ़हा नंबर 93। सबक नंबर 10। हाजिर जवाब। सफ़े के बाईं जानिब एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके आप सबक से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत पुरानी बात है। आबू नाम का एक शख्स था जो बहुत अक्लमंद था। एक दिन घूमते फिरते वो मुल्क की राजधानी में वाक़े शाही महल पहुंच गया। वो मुलाजमत के लिए परेशान था। बादशाह के दरबार पहुंचकर उसने गुजारिश की, बादशाह सलामत, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई काम दे दीजिए। आप मुझे जो भी काम देंगे निहायत ईमानदारी और लगन से अंजाम दूंगा और आपका फर्माबरदार बनकर रहूंगा। बादशाह ने उसकी दरखास्त कबूल की और उसे पहरा देने के काम पर लगा दिया। वो अपनी हाजिर जवाबी और खुश मिजाजी की वजह से बहुत जल्द मकबूल हो गया। बादशाह भी खुश हुआ और ख़ास तौर पर अपने महल की पहरेदारी उसके सुपुर्द कर दी। तरक्की पाकर आबू की शान बढ़ गई। एक दिन बादशाह ने उससे राज़दाराना अंदाज में कहा, आबू, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। इस राज की किसी को खबर न होने पाए। ख्याल रहे कि मेरी वापसी तक किसी को महल में जाने न देना। यहां सफ़े के नीचे एक बादशाह के दरबार की तस्वीर दी गई है, जिसमें बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ है और उसके सामने उसके दरबारी हैं। बादशाह के सामने एक आदमी की तस्वीर है जो खड़े होकर उससे इल्तिजा कर रहा है। सफ़ा नंबर 94। हुजूर, आप मुतमईन रहें, मैं महल के दरवाजे की दिन रात निगरानी करूंगा और किसी को भी आपके जाने की खबर न दूंगा। आबू दिन रात दरवाजे की सख्त निगरानी करने लगा। एक रात हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। पूनम का त्योहार था। लोग नाच गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। आबू का दिल भी नाचने और गाने के लिए मचलने लगा, लेकिन वो बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। तब उसे एक तरकीब सूझी। उसने दरवाजे की तमाम कीलें और कलाबे निकाल लिए। इन दरवाजों और अपने हथियारों को ऐसी जगह छुपा कर रख दिया कि किसी की नजर न पड़े। फिर वो लोगों में आकर नाचने गाने लगा। सुबह होने तक वो नाचता गाता रहा और फिर महल वापस आ गया। निकाले हुए दरवाजे को उसने अपनी जगह पर लगा दिया और पहरा देने लगा। लेकिन आबू इस बात से बेखबर था कि रात में चोर महल में घुसकर तमाम सामान चुरा ले गए थे। अगले दिन जब बादशाह वापस आया और आबू को दरवाजे पर पहरा देते देखा तो बेहद खुश हुआ। लेकिन जब वो महल में दाखिल हुआ तो उसे बड़ी हैरत हुई। वो निहायत गुस्से में बाहर निकला और गरजदार आवाज में बोला, क्या तुम मेरे जाने के बाद बराबर पहरा दे रहे थे? जी हुजूर। फिर महल में चोरी कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर पूछा। यहां सफ़े के बाईं जानिब महल के दरवाजे की तस्वीर दी गई है। दरवाजे के सामने बादशाह और उसका पहरेदार खड़े हैं। सफ़ा नंबर 95। मुझे कुछ नहीं मालूम हुजूर। क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि मेरे वापस आने तक महल का पहरा देते रहना? हुजूर, आप गलत कह रहे हैं। आबू ने निहायत नरमी से कहा। आबू! बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। हुजूर, हुजूर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने मुझे महल पर पहरा देने के लिए नहीं कहा था। फिर क्या कहा था? हुजूर, आपने सिर्फ दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा था और मैं आप ही के हुक्म पर अमल कर रहा हूं। क्या तुम रात में ड्यूटी छोड़कर कहीं गए थे? जी हुजूर, लेकिन मैंने दरवाजा निकाल कर छुपा दिया था। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं एक गवाह हाजिर करता हूं। बादशाह नाराज हो गया।
उसने सिपाहियों को आवाज दी और उनसे कहा, इस बेवकूफ को यहां से ले जाओ और गांव से बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें इसे गर्दन तक दबा दो। इसका शुभ फैसला करूंगा। सिपाही आबू को ले गए। गांव के बाहर एक गड्ढा खोदा, आबू को उसमें उतारा। उसका पूरा धड़ गर्दन तक मिट्टी में दबा दिया गया। वो हसरत से चारों तरफ देखता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। रात गुजरती रही और वो सोचता रहा, यहां तक कि सहर नमूदार होने लगी। मुर्ग बांग देने लगे। सुबह होने को कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। उसने सोचा कि अब उसकी जान की खैर नहीं। बादशाह उसे जरूर मौत की सजा देगा। सफ़े के नीचे दाईं जानिब एक तस्वीर दी गई है, जिसमें पहरेदार गड्ढे में दबा हुआ है और उसका मुंह बाहर निकला हुआ है। पास ही एक आदमी खड़ा उससे कुछ कह रहा है। पीछे 2 ऊंटों की तस्वीर है। सफ़ा नंबर 96। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे दूर से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया, जो ऊंट पर सवार था। वो करीब आता गया। आबू ने देखा तो वो एक ताजिर था, जो ऊंट पर मालो असबाब लिए आ रहा था। आबू का जहन तेजी से काम करने लगा। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। ऊंट सवार की नजर आबू पर पड़ी। उसको इस हालत में देखकर उसे ताज्जुब हुआ। उसने आबू से इसकी वजह दरियाफ्त की। ताजिर की कमर गैर मामूली तौर पर झुकी हुई थी। आबू को एक तरकीब सूझी। आबू ने दुख भरे लहजे में कहा, जनाब, मैं भी आप ही की तरह एक खुशहाल ताजिर हूं, लेकिन फिर यहां इस मिट्टी में क्यों धंसे हो? क्या बताऊं जनाब, मेरी कमर भी आप ही की तरह झुकी हुई थी। यहां रहकर उसी का इलाज कर रहा हूं। क्या आपकी कमर भी मेरी तरह ही है? ताजिर ने हैरत से पूछा। तभी तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं। आबू ने दर्द से कराहते हुए कहा, मगर जनाब, ये इलाज आपको किसने बताया? ताजिर ने आबू की बात में दिलचस्पी लेते हुए दरियाफ्त किया। जनाब, क्या बताऊं, अपनी बीमारी के लिए हर तरह का इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार शाही हकीम के पास गया। उन्होंने ये इलाज बताया। खुद अपनी निगरानी में ये गड्ढा खुदवाया और मुझे यहां इस तरह दबाकर रखा गया कि मुझे आराम हो जाए। शाही हकीम भी थोड़ी देर बाद यहां आने ही वाले हैं। जनाब, वाकई वाहिद इलाज यही है। अब तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं। यहां सफ़े के नीचे एक बादशाह के दरबार की तस्वीर दी गई है। बादशाह तख्त नशीन है। बादशाह के सामने ताजिर को 2 सिपाहियों ने पकड़ा हुआ है। सफ़ा नंबर 97। क्या वाकई? हाँ जनाब, मैं सच कह रहा हूं। शाही हकीम के आने में अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तब आप खुद ही देख लेना। ये सुनकर ताजिर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, क्यों ना शाही हकीम के आने से पहले मैं खुद भी अपना इलाज करवा लूं। ताजिर ने आबू से कहा, जनाब, मैं भी अपना इलाज कराते कराते थक गया हूं। आप मेहरबानी करें तो मुझे भी इस गड्ढे में रहने का मौका दें। जनाब, मुझसे ये ना हो सकेगा। शाही हकीम ने हुक्म दिया है कि उनके आने तक गड्ढे से बाहर ना निकलूं। ताजिर ने मिन्नत करते हुए कहा, मैं इसके एवज आपको 2 ऊंट देने के लिए तैयार हूं। आबू कुछ लम्हा सोचता रहा। उसने ताजिर से कहा, जनाब, आपकी खातिर मैं अपना इलाज अधूरा छोड़ने के लिए तैयार हूं, मगर शर्त यह है कि 2 ऊंटों के साथ कुछ मालो असबाब भी अता करें। ताजिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपना सारा मालो असबाब देने के लिए तैयार हो गया। ताजिर ने आबू को गड्ढे से बाहर खींचा। बाहर आकर आबू ने अपनी कमर को इधर उधर घुमाकर सीधा किया। ताजिर ने जब आबू की पुश्त पर नजर की तो उसे यकीन हो गया कि वो भी उसी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसने खुशी खुशी आबू को सामान से लदे हुए ऊंट दे दिए। उसके बाद आबू ने उसे गड्ढे में उतारा और उसकी गर्दन तक मिट्टी भर दी।
ताजिर ने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। सुबह होने वाली थी। आबू दोनों ऊंट लेकर वहां से फौरन रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह के सिपाही वहां आ पहुंचे, मगर ये सिपाही वो नहीं थे जो गुज़िश्ता रोज आबू को पकड़कर यहां लाए थे। इन सिपाहियों ने उस ताजिर को आबू समझा और उसे गड्ढे से बाहर निकालकर बादशाह के दरबार में ले गए। ताजिर ने रो रो कर पूरा अहवाल सुनाया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, मगर वो दिल ही दिल में आबू की अक्लमंदी की दाद भी दे रहा था। उसने ताजिर को रिहा कर दिया और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आबू को तलाश करके उसके सामने हाजिर करें। उसने सिपाहियों से ये भी कहा, आबू से कहना कि तुझे एक शर्त पर माफ किया जाएगा। जब तू बादशाह से मुलाकात करने आए तो इस तरह कि ना तेरे जिस्म पर कपड़े हों और ना तू नंगा दिखाई दे, ना सवारी पर बैठा हो और ना पैदल दिखाई दे। इस अजीबो-गरीब शर्त को सुनकर सिपाही भी हैरान हुए, मगर उन्हें इस बात से क्या गरज। वो आबू को तलाश करने के लिए रवाना हो गए। आखिरकार आबू उन्हें मिल गया और जो कुछ बादशाह ने कहा था वो सब उससे कह दिया। कुछ देर तक आबू सोचता रहा। फिर उसने सिपाहियों से कहा कि बादशाह से कहना कि उसे शर्त मंजूर है और वो कल दरबार में हाजिर हो जाएगा। सफ़ा नंबर 98। सिपाहियों ने बादशाह को आबू का पैगाम पहुंचाया। दूसरे दिन दरबार आम लगा। लोग बेचैनी से आबू का इंतजार करने लगे। खुद बादशाह भी बेचैन था। कुछ ही देर गुजरी होगी कि लोगों में शोर हुआ, आबू आ गया, आबू आ गया। बादशाह भी अपनी जगह से तजस्सुस में उठा और दरवाजे पर आकर देखा तो आबू मछली पकड़ने का जाल जिस्म पर डाले हुए, घोड़े पर बैठे बगैर, रकाब में एक पांव डाले लंगड़ाते हुए आ रहा था। वाकई उसने बादशाह के हुक्म की लफ्ज बा लफ्ज तामील की थी। आबू को इस तरह आते हुए देखकर बादशाह से हंसी जब्त न हो सकी, लेकिन उसका गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने आबू से कहा, तुझे 100 मोहरें इनाम दी जाती हैं, मगर तू ये इनाम लेकर यहां से चला जा और फिर कभी मुझे अपनी सूरत न दिखाना। आबू ने कुछ न कहा, अपना इनाम लिया और चला आया। इत्तेफाकन एक रोज बादशाह का बाजार से गुजर हुआ। हर शख्स बादशाह के सामने आता और झुककर ताजीम करता। इस मजमे में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जो बादशाह की तरफ पुश्त किए खड़ा था। बादशाह ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो आबू था। आबू की इस बेअदबी पर उसे बेहद गुस्सा आया। उसने डांटते हुए कहा, तुम इतने मगरूर हो कि मेरी जानिब पुश्त किए खड़े रहे, तुम्हें जरा भी शर्मो हया नहीं आई। आबू ने कहा, हुजूर माफ कीजिए, आप ही ने हुक्म दिया था कि आपको कभी अपनी सूरत न दिखाऊं। मैं गरीब इसके सिवा क्या करता, मैंने तो आप ही के हुक्म की तामील की है। आबू, मैं तुम्हें आखिरी बार हुक्म देता हूं कि मेरे मुल्क की मिट्टी पर तुम कदम भी ना रखना। अगर तुम इस मुल्क में नजर आए तो तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाएगी। सफ़े के बाईं जानिब एक बाजार की तस्वीर दी गई है जिसमें हाथी पर बादशाह सवार है और उसके सामने आबू उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा है। सफ़ा नंबर 99। एक रोज राजधानी में कोई त्योहार था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। सड़कों पर लोग खुशी से नाच गा रहे थे। बादशाह भी सजे सजाए हाथी पर बैठकर लोगों की सलामियां लेते हुए शहर का गश्त कर रहा था। आबू एक मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। उसने भी बादशाह को सलाम किया। आबू को यहां देखकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को फौरन आबू को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। बादशाह आबू से बोला, क्या मैंने तुझे हुक्म ना दिया था कि इस मुल्क में कहीं नजर ना आना?
फिर तुझको मेरी नाफरमानी की हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, माफ कीजिए, मैंने आपके हुक्म की कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं की। आप ही ने हुक्म दिया था कि मेरे मुल्क की मिट्टी पर कदम न रखना। बादशाह ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, फिर तुझे यहां की मिट्टी पर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, जब आपने हुक्म दिया था तो मैं आपका मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया था। वहां से वापसी के वक्त मैंने अपने जूतों में वहां की मिट्टी भर दी थी और साथ में एक थैली मिट्टी भी लाया था। वही जूता यहां आकर इस्तेमाल कर रहा हूं। रात को सोते वक्त भी मैं अपना जूता नहीं उतारता। इस वक्त भी मैं वही जूता पहने हुए हूं जिसमें मिट्टी भरी हुई है। इस मिट्टी पर मेरे पांव हैं। अब आप ही बताइए कि मैंने आपके हुक्म की तामील की है या खिलाफ वर्जी? आबू का जवाब सुनकर बादशाह खुश हुआ। उसने आबू को माफ कर दिया और उसे फिर से अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। आबू हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगा। लोक कहानी। सफ़े के नीचे एक मैदान की तस्वीर है जिसमें कुछ पत्थर और चट्टानें हैं। सफ़हा नंबर 100। लफ्ज़ व मानी। ओहदा, मनसब। कुलाबे, कुंडे। गरज, कड़क। निजात, छुटकारा। सेहर, सुबह। नमूदार, जाहिर होना। बांग, मुर्ग की आवाज। एवज, बजाय, बदले में। असबाब, सबब की जमा, वसाइल। पुश्त, पीठ। अहवाल, हाल की जमा, हालतें, कैफियात। रकाब, वो आहनी हल्का जो घोड़ी की जीन में दोनों तरफ सवार के पैर रखने के लिए लटका रहता है। तामील, अमल में लाना, हुक्म बजा लाना। गश्त, चक्कर लगाना, घूमना। गौर कीजिए, सबक का उन्वान है हाजिर जवाब, जिसके मानी है बात सुनते ही फौरन माकूल जवाब देने वाला। बीरबल भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। अकबर और बीरबल के बहुत से किस्से मशहूर हैं। मुहर, सोने के सिक्कों को कहा जाता था। अहदे कदीम में बादशाह की जानिब से मोहरें बतौर इनाम दी जाती थीं। पूनम के मानी हैं 14वीं रात का चांद, यानी बद्र कामिल। इसे पूर्णिमा और पूरनमासी भी कहते हैं। इस सफ़े पर बाईं जानिब बांग देते मुर्गे की तस्वीर दी गई है। सफ़ा नंबर 101। सोचिए और बताइए। 1. आबू ने बादशाह से क्या गुजारिश की? 2. ऊंट सवार को देखकर आबू को क्या तरकीब सूझी? 3. अगर ताजिर आबू की बातों पर यकीन ना करता तो क्या होता? 4. आबू बादशाह की तरफ पुश्त किए क्यों खड़ा रहा? 5. अगर आप आबू की जगह होते तो क्या करते? यहां दिए गए मुकालमों को गौर से पढ़िए और बताइए कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। 1. इस राज की किसी को खबर न होने पाए। किसने कहा? खाली जगह। किससे कहा? खाली जगह। क्यों कहा? खाली जगह। 2. मैंने दरवाजा निकालकर छुपा दिया था। आपको यकीन ना आए तो मैं गवाह हाजिर करता हूं। किसने कहा? खाली जगह। किससे कहा? खाली जगह। क्यों कहा? खाली जगह। 3. यहां इस मिट्टी में क्यों धंसे हो? किसने कहा? खाली जगह। किससे कहा? खाली जगह। क्यों कहा? खाली जगह। सफ़ा नंबर 102। 4. तभी तो इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं। किसने कहा? खाली जगह। किससे कहा? खाली जगह। क्यों कहा? खाली जगह। 5. शाही हकीम ने हुक्म दिया है कि उनके आने तक गढ़े से बाहर ना निकलूं। किसने कहा? खाली जगह। किससे कहा? खाली जगह। क्यों कहा? खाली जगह। 6.
आबू, तुम अल्फाज से खेल रहे हो। किसने कहा खाली जगह? किससे कहा खाली जगह? क्यों कहा खाली जगह? सबक में लफ्ज शाही महल इस्तेमाल हुआ है। शाह के मानी बादशाह के हैं। शाही महल यानी बादशाह का महल। अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए और शाही लफ्ज को जोड़कर बनने वाले मुरक्कब अल्फाज यहां लिखिए। 1. शाही जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। 2. शाही जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। 3. शाही जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। 4. शाही जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। 5. शाही जमा खाली जगह बराबर खाली जगह। सफ़हा नंबर 103। मिसाल के मुताबिक सही जोड़ा मिलाइए। यहां नीचे कुछ मिसालें और उनके मानी दिए गए हैं। मिसाल 1, वो पहाड़ जो आग उगलता है। 2, बीमार की देखभाल करने वाला। 3, खुफिया बातों का पता लगाने वाला। 4, वो जगह जहां से सितारों की गर्दिश देखी जाती है। 5, मुख्तलिफ ममालिक की सैर करने वाला। मानी 1, सयाह। 2, रसदगाह। 3, आतिश फिशां। 4, तीमारदार। 5, जासूस। यहां आपकी सहूलत के लिए एक मिसाल को हल किया गया है। मिसाल, वो पहाड़ जो आग उगलता है। मानी है आतिश फिशां। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको मालूम है कि इस्म में जरा सी तब्दीली लाकर सिफत बनाई जाती है, जैसे हाजिर जवाब से हाजिर जवाबी। हाजिर जवाब इस्म है और हाजिर जवाबी सिफत है। कहानी में ऐसे 5 इस्म तलाश करके लिखिए और उन्हें सिफत से तब्दील कीजिए। यहाँ इस्म और सिफत लिखने के लिए 5-5 खाली जगह दी गई हैं। सफ़ा नंबर 104। यहाँ दिए गए मुहावरों के मानी लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा 1, गुस्से में लाल पीला होना। मानी खाली जगह, जुमलों में इस्तेमाल खाली जगह। 2, उम्मीद की किरण नजर आना। खाली जगह खाली जगह। 3, अल्फाज से खेलना। खाली जगह खाली जगह। 4, शान बदल जाना। खाली जगह खाली जगह। 5, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। खाली जगह खाली जगह। यहाँ रमूज़े अवकाफ के नाम दिए गए हैं। मिसाल के मुताबिक उनके अंग्रेजी और हिंदी मुतरादिफात लिखिए और उनके लिए मखसूस निशानात भी बनाइए। मिसाल सकता, अंग्रेजी मुतरादिफात, कॉमा, हिंदी मुतरादिफात, विराम, निशान, उल्टा वाव, वक्फा, खाली जगह खाली जगह खाली जगह। राब्ता, तफसीला, खत्मा, सवालिया, नदाइया, फजाइया। कौसैन, वावैन। सफ़ा नंबर 105। आप जानते हैं कि जुमलों को सही ढंग से लिखने के लिए कुछ खास उसूलों को मद्देनजर रखना जरूरी है, जैसे फ़ाल, मफ़ऊल और फ़ाल की तरतीब, तस्कीर व तानीस, वाहिद और जमा वगैरह। यहाँ दिए गए जुमलों को सही करके लिखिए। 1, आप इतनी देर से बेफिजूल बातें कर रहे हो। खाली जगह। 2, मैं अभी वापस लौट आऊंगा। खाली जगह। 3, इन दोनों में 9-10 का फर्क है। खाली जगह। 4, बराए मेहरबानी आप मेरे खत का जवाब जल्द दें। खाली जगह। 5, बच्चे ने प्रिंसिपल को सब बातें बता दी जो वो सुना था, बता दिया। खाली जगह।
तलाश कीजिए। अपनी लाइब्रेरी से जीलानी बानो की कहानी, एक दिन की बादशाहत और अतहर परवेज की किताब एक दिन का बादशाह हासिल कीजिए और उनका मुताला कीजिए। तख्लीकी इजहार। कहानी का उन्वान हाजिर जवाब रखा गया है। आप कोई दूसरा उन्वान तजवीज़ कीजिए और बताइए कि आपने यही उन्वान क्यों तजवीज़ किया। अगर आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहें तो कौन से वाक़यात कहानी में शामिल करेंगे। अमली काम। इस कहानी को ड्रामे की शक्ल में लिखिए और अपने हम जमात के साथ स्टेज पर पेश कीजिए। इसी के साथ ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। अभी आप सुन रहे थे 8वीं जमात के लिए समयदर्शी किताब ख्याल। साउंड रिकॉर्डिस्ट वीरेंद्र रावत, समई फनकार परवेज गौहर, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी। यह किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।